फॉर्मल फैलेसीज से रिलेटेड आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हर एक फैलेसी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन अगली फैलेसी पर मूव करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मल फैलेसीज के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने फैलेसीज क्या होती हैं और इनफॉर्मल और फॉर्मल फैलेसीज के बीच डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनफॉर्मल फैलेसीज को अच्छे से पढ़ा था, जैसे कि एड होमिनम, एड पॉपुलम, एड इग्नोरेंस, इमेजेस की हेल्प से और बेसिक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको हमने पढ़ा था, सभी टाइप की इनफॉर्मल फैलेसीज को। आज की जो वीडियो है वो उसका सेकंड पार्ट है, यानी फॉर्मल फैलेसीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस आगे भी मिल सकें टाइम पर। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेजर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है। ये तीन चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो मेजर टर्म का मतलब क्या होता है और माइनर टर्म का क्या मतलब होता है, इनको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, मगर आपको कोई भागा दौड़ी में आज की वीडियो नहीं देखनी है। एक जगह शांति से बैठकर और कॉपी पेन लेकर इस वीडियो को देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो एक जगह बैठकर कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और अब हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, हमने समझा था। आर्ग्यूमेंट होता है एक वो चीज़ जिसमें कि दो प्रीमाइस होते हैं और एक कंक्लूजन, यानी कि दो प्रीमाइस, दो कोई भी ऐसे स्टेटमेंट जो एक कंक्लूजन देते हैं। तो दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन अगर है उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, तो ये तीनों स्टेटमेंट, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं आर्ग्यूमेंट। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है वो या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। वो कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं होता, ट्रू या फॉल्स नहीं होता। ट्रू या फॉल्स क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक स्टेटमेंट है प्रीमाइस 1 का, एक स्टेटमेंट है प्रीमाइस 2 का, एक स्टेटमेंट है कंक्लूजन का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू और फॉल्स होते हैं, लेकिन जो हमारा आर्ग्यूमेंट है जो कि इन तीनों को मिलाकर बनता है वो ट्रू और फॉल्स नहीं होता। वो या तो वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है। वो या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2 एंड देन कंक्लूजन। दो प्रीमाइसेस एक कंक्लूजन मिलकर बनाते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड, लेकिन ट्रू और फॉल्स नहीं होता। ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, हमारे ये स्टेटमेंट जो होते हैं ये हो सकते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स, बट वैलिड और इनवैलिड ये नहीं होते। वैलिड और इनवैलिड होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारा मेजर, माइनर और मिडिल टर्म क्या होता है। तो इन तीनों को पहचानने के लिए, इन तीनों की पहचान हमें होती है कंक्लूजन से। जैसे कि आपने ग्रामर में देखा होगा कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट और देन आता है प्रेडिकेट। इसीलिए कंक्लूजन में जो हमारा ये ए है जो कि पहले आया है, ऑल ए आर सी हमारा कंक्लूजन है। तो इसमें जो स्टार्टिंग में ए आया है वो है हमारा सब्जेक्ट और जो बाद में सी आया है वो है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसी से हमारे मेजर माइनर टर्म होते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं माइनर टर्म, ये होता है हमारा माइनर टर्म ए। और जो हमारा प्रेडिकेट है यानी यहाँ पर सी जो है वो हमारा है मेजर टर्म। तो आपको याद रखना है कि जो कंक्लूजन में पहले आ रहा है वो है माइनर टर्म, यानी कि शुरुआत ऐसे याद रख लीजिए कि शुरुआत हो रही है माइनर से और बाद में हम आगे बढ़कर पहुँच रहे हैं मेजर पे। तो जो शुरू में है वो माइनर एंड बाद में जो है वो है मेजर टर्म। अब मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म की दो कंडीशन होती हैं पहचानने की। सबसे पहला कि मिडिल टर्म हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ होगा किसी भी आर्ग्यूमेंट का, उसमें जो प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए और सी कंक्लूजन में हैं लेकिन बी नहीं है। तो एक तो पहचान ये है कि जो कंक्लूजन में नहीं है सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, वो है हमारा मिडिल टर्म। दूसरी की इसकी क्या पहचान है कि दोनों प्रीमाइसेस में जो सेम होगा, ये दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट होता है मिडिल टर्म। यहाँ पर जो बी है ये दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट है। तो एक तो पहचान है कि जो दो प्रीमाइस में सेम होगा वो होगा हमारा मिडिल टर्म, या फिर जो कंक्लूजन में एब्सेंट होगा वो मिडिल टर्म होगा। एक ही चीज़ है, दोनों पहचानने के ये तरीके हैं। ठीक है, हमेशा मिडिल टर्म कंक्लूजन में एब्सेंट रहता है एंड दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट रहता है। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म।
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारा माइनर टर्म हुआ ए, मेजर टर्म हुआ सी और मिडिल टर्म हुआ हमारा बी। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेजर प्रीमाइस क्या होता है और माइनर प्रीमाइस क्या होता है। जैसे कि हमारा ये प्रीमाइस 1 है और ये प्रीमाइस 2 है, तो माइनर प्रीमाइस वो होगा जिसमें हमारा माइनर टर्म मौजूद होगा। जैसे माइनर टर्म है हमारा ए और ए कहाँ पर है, पहले वाले में, तो ये होगा हमारा माइनर प्रीमाइस। जो पहला वाला होगा वो होगा हमारा माइनर प्रीमाइस। और जो हमारा ये सी है ये हमारा मेजर टर्म है और ये सेकंड वाले प्रीमाइस में है, तो ये होगा हमारा क्या होगा, मेजर प्रीमाइस। ठीक है, मेजर प्रीमाइस सेकंड वाला होगा हमारा मेजर प्रीमाइस। इस तरीके से हम इन पांचों चीज़ों को समझते हैं कि हमारा मेजर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है और मिडिल टर्म क्या होता है, और उसके बाद मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस। ये हो गया इसकी बेसिक नॉलेज कि ये सब होता क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि फॉर्मल फैलेसीज आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मल फैलेसीज का मतलब क्या है। तो फॉर्मल फैलेसीज हमारी होती हैं कि किसी भी रीजनिंग में किसी डिफेक्ट का होना, किसी भी आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में किसी कमी का होना, उसकी फॉर्म में किसी कमी का होना। फॉर्मल फैलेसीज, फॉर्म से आपको याद रखना है, फॉर्मल यानी कि किसी भी आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में किसी इरर का होना, किसी त्रुटि का होना। फैलेसीज का मतलब होता है इरर्स इन रीजनिंग, यानी कि किसी भी रीजनिंग में किसी इरर का, त्रुटि का, डिफेक्ट का या गलती का होना। तो वो अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में या फॉर्म में अगर कोई गलती है उसको हम कहते हैं फॉर्मल फैलेसीज। इसकी पहचान हो सकती है कि या तो इसमें पुअर लॉजिक होगा, यानी कि लॉजिकली कोई बात नहीं की जा रही, अनसाउंड प्रीमाइस होगा, यानी ऐसी बात कही जा रही है जो रियलिटी में ट्रू नहीं हो सकती, या फिर इलॉजिकल डिडक्शन, या फिर कंक्लूजन ऐसा दे दिया है जो प्रीमाइस को फॉलो कर ही नहीं रहा है। इस तरह से अगर इसकी फॉर्म में कमी है, इसके स्ट्रक्चर में गलती है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल फैलेसीज। जैसे ये एग्जाम्पल है कि इफ समवन इज एलर्जिक टू सनलाइट ही वोंट गो आउटसाइड इन सन। ये प्रीमाइस 1 है कि अगर कोई एलर्जिक है सनलाइट से तो वो बाहर नहीं जाएगा। अब नेहा डजंट गो आउटसाइड, नेहा बाहर नहीं जाती, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि नेहा एलर्जिक है सनलाइट से, इसलिए नेहा बाहर नहीं जाती। लेकिन क्या आप इसको एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, लॉजिकल डिडक्शन कह सकते हो? नहीं ना, क्योंकि और बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से नेहा सनलाइट में नहीं जाती, तो ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। तो यहाँ पर पुअर लॉजिक का यूज़ हुआ है, ठीक है, और इलॉजिकल डिडक्शन दिया गया है। तो फॉर्मल फैलेसीज को पहचानने का ये होता है तरीका। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मल फैलेसीज होती क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं। उसको पढ़ने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड का क्या फ़र्क है, क्योंकि हम फैलेसीज को 3 बेसिस पर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर और क्वालिटी के बेस पर। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अगर किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले ऑल, नो या नोट, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है 100%। तो और अगर सम लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं उससे हम समझेंगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अभी समझाती हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा, हमें ये तो हमने देख लिया कि हमारा सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट क्या होता है, तो हमें पता है कि ये जो पहला वाला फॉर्म है, ठीक है, ऑल वाला देख रहे हैं हम, ऑल वाला टाइप देख रहे हैं, ऑल, नो, सम और सम नोट, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑल का मतलब होता है ए, नो का मतलब होता है ई, सम का मतलब होता है आई और सम नोट का मतलब होता है ओ। ए ई आई ओ वाला जो रिलेशन होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये है टाइप। इसके बाद हम फॉर्म में देखते हैं कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ए आर बी। आप इसमें देखिए कि ए जो है हमारा सब्जेक्ट, इससे पहले आया है ऑल, और हमें पता है जिस सब्जेक्ट के या प्रेडिकेट के शुरू में ऑल, नो या नोट आ जाए वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए जो हमारा ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो हमारा ए सब्जेक्ट है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और जो हमारा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्या है यहाँ पर बी, बी हमारा क्या होगा, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बी क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि बी से पहले ना तो ऑल लिख रहा है, ना नो लिख रहा है, ना नोट लिख रहा है। ये होती है पहचान डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड की। तो ऑल वाले केस में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब नो वाला केस देखते हैं, नो ए इज बी। यहाँ पर ए से पहले नो है तो हमें पता है ए जो है हमारा सब्जेक्ट वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड 100% है। सब्जेक्ट जो है हमारा ए वो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि उससे पहले नो लिखा हुआ है। लेकिन आपको इतना याद रखना है, नो वाले केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि पूरा ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है,
क्योंकि नो में ए एंड बी यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नो ए इज बी, तो इसमें ए और बी यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और सम वाले केस में क्या होगा, सम वाले केस में इसका उल्टा होता है, क्योंकि सम वाले केस में कहीं पर भी ऑल, नो और नॉट इनका प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये होते हैं दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नो वाले में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन सम वाले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि ए और बी दोनों क्या होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नो या नॉट या ऑल का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सम नॉट वाले में हम देखते हैं ऑल ए इज नॉट बी। यहाँ पे हमें मालूम है कि सिर्फ बी से पहले नॉट आया है, तो हमारा जो बी है यानी जो हमारा प्रेडिकेट है सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो सिर्फ हमारा प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ए से पहले कोई नो, ऑल या नॉट नहीं आया है, तो इसलिए हमारा जो ए होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी हमारा सब्जेक्ट होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आपको बस इतना याद रखना है, ये पूरा चार्ट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ इतना ये याद रख लिया कि ऑल, नो, नॉट ये है तो डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर किसी भी सब्जेक्ट के प्रेडिकेट से पहले सम है, इन तीनों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बस इतना याद रखना है। क्वांटिटी और क्वालिटी मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो हमारा ऑल वाला केस है या नो वाला केस है, अगर ऑल या नो का केस है, ऑल मतलब सभी, नो मतलब सभी यानी यूनिवर्सली बात हो रही है, तो ऑल या नो वाले जो केस होंगे वो दोनों यूनिवर्सल होंगे। सब में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों पर्टिकुलर होंगे। ये तो हो गई इनकी क्वांटिटी। क्वालिटी में आता है हमारा पॉजिटिव और निगेटिव। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है हम उसे कहेंगे अफर्मेटिव, अगर कोई स्टेटमेंट निगेटिव है उसमें नो या नोट आ रहा है उसे हम कहेंगे निगेटिव। इसलिए ऑल वाला केस होगा अफर्मेटिव, नो वाला होगा निगेटिव। सम वाला जो केस है सम ए इज बी वो होगा अफर्मेटिव, एंड सम वाला यहाँ पे नोट आ रहा है इसलिए ये होगा निगेटिव। ये होती है क्वालिटी। तो क्वालिटी किस बेस पर होती है, पॉजिटिव या निगेटिव। क्वालिटी किस बेस पर देखते हैं हम, क्वालिटी होगी या तो पॉजिटिव या निगेटिव। और क्वांटिटी में क्या देखते हैं हम, यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर, यानी कि ऑल या नो है या फिर सम वाला केस है। ये होता है हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है, इसको आप अगर अच्छे से नहीं समझोगे, एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हुए आगे नहीं बढ़ोगे, तो आपका कन्फ्यूज़न कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आपको पेशेंस के साथ बैठकर इन चीज़ों को समझना है और नोट भी करना है साथ में। अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल ने रूल ऑफ स्ट्रक्चर क्या बताया था फॉर्मल फैलेसीज के बारे में। तो एरिस्टोटल ने ये बोला था कि कोई भी जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें दो प्रीमाइसेस होने चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए, वही हमारा सही आर्ग्यूमेंट होता है और सही स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इन तीनों में आपसे पूछती हूँ, जो मैंने बात अभी बोली कि एक तो है हमारा ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक है हमारा ये आर्ग्यूमेंट और एक है हमारा ये आर्ग्यूमेंट, इन तीनों में से कौन सा सही होगा? तो जो मैंने रूल बताया कि देयर शुड बी 2 प्रीमाइसेस एंड 1 कंक्लूजन, आप कहोगे कि ये जो बीच वाला है ये वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 and 2 प्रीमाइसेस हैं और तीसरा ये यहाँ पर कंक्लूजन है, इसलिए ये होगा सही स्ट्रक्चर। अगर कहीं पर एक प्रीमाइस देने के बाद डायरेक्ट कंक्लूजन दे देते हैं उसको हम कहते हैं इमीडिएट, और जहाँ पर 2 प्रीमाइसेस देने के बाद कंक्लूजन देते हैं उसे हम कहते हैं मीडिएट। इसीलिए हमारा जो सही स्ट्रक्चर है वो है हमारा मीडिएट, जो हमें चाहिए। और ये दोनों, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, ये दोनों रॉन्ग हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 3 प्रीमाइस दी हैं और उसके बाद कंक्लूजन पर पहुँचे, तो दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रक्चर, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर क्या होगा कि 2 प्रीमाइसेस एंड 1 कंक्लूजन। तो ये है स्ट्रक्चर का रूल कि स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए, 2 प्रीमाइसेस होनी चाहिए और 1 कंक्लूजन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, जो कि स्ट्रक्चर के बेस पर पहली फैलेसी है कि स्ट्रक्चर के बेस पर जो फैलेसी होती है उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में हमने देखा कि 2 प्रीमाइस होते हैं और 1 कंक्लूजन होता है, तो ये मैंडेटरी है कि देयर शुड बी ओनली 3 टर्म्स इन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन एंड ईच टर्म मस्ट बी रिपीट ओनली 2 टाइम्स। मैं अभी समझाती हूँ इसको कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो एक पूरा आर्ग्यूमेंट है इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, और हर एक टर्म 2 बार रिपीट होना चाहिए। जैसे इसमें एक टर्म क्या है, मेजर, माइनर और मिडिल पढ़ा था ना हमने अभी, उसी को हम टर्म कहते हैं। तो इसमें एक टर्म है ए, एक टर्म है बी और एक है सी, और यहाँ पर एक और टर्म आ गया डी। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 4, जो कि गलत है। क्यों? देखो ऑल ए आर बी प्रीमाइस 1 में आ गया, प्रीमाइस 2 में है ऑल बी आर सी, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, ठीक है। कंक्लूजन में इन्होंने क्या दे दिया है, ऑल बी आर डी।
एक ये चौथा वाला जो टर्म है ये इन्होंने गलत कर दिया, इसीलिए ये हमारी फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, यानी कि दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट ए राइट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर फैलेसी है क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स का यूज किया गया है। अब हम सही वाली देखते हैं कि सही क्या होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फैलेसी है। सही क्या होता, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, प्रीमाइस वो कंक्लूजन। प्रीमाइस 1 में क्या है, ऑल ए आर बी, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, ऑल बी आर सी, ठीक है। फिर देन कंक्लूजन है ऑल ए आर सी। कितने टर्म है यहाँ पर, एक है ए, एक है बी, एक है सी, 3 टर्म्स हैं, यानी कि ये बात तो हमारी सच है। उसके बाद देखना है कि क्या ये 2-2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, क्या ए 2 बार आ रहा है, तो एक ए आया है यहाँ पर, एक मिनट, एक आया है यहाँ पर और एक आया है यहाँ पर, 2 बार आ गया। अब बी देखते हैं, बी एक आया है यहाँ पर, एक आया है यहाँ पर, बी भी 2 बार रिपीट हो गया। और जो सी है वो भी एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ पर आया है, तो सी भी 2 बार रिपीट हो गया। तो टर्म्स कितने हैं, ए बी एंड सी, 3 टर्म्स हैं हमारे और 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये होता है सही स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम देखते हैं तो अगर 3 की जगह 4 टर्म्स यूज किए जा रहे हैं तो वो हमारा बिल्कुल रॉन्ग होगा, उसमें फैलेसी होगी। वो कौन सी फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो वो होगी फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, राइट स्ट्रक्चर होगा ये वाला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या गलती है, अगर वहां पर आपको 4 टर्म्स दिखते हैं 3 की जगह, तो आप पहचान लोगे आंसर होगा आपका फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो फैलेसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं अभी आपको पीछे समझाया है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, जहाँ पर ऑल, नो और नॉट, अगर ये किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले आ रहे हैं तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, और अगर सम आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले तो वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने अभी पीछे समझा है। अब फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का क्या मतलब है, नाम से आपको पहचानना है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 प्रीमाइस। ठीक है, यानी कि जो मिडिल टर्म है हमारा वो किसी एक टर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हमें पता है मिडिल टर्म हमारे दोनों प्रीमाइस में आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, एक ही है बी, एक ही है बी, तो जो दोनों प्रीमाइसेस में सेम होता है वो हमारा होता है मिडिल टर्म। तो यहाँ पर हमें पता है बी भी जो है वो मिडिल टर्म है। इसमें ये रूल क्या कहता है कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 प्रीमाइस। एक प्रीमाइस में मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखते हो, मिडिल टर्म यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऊपर वाले में, लेकिन सेकंड वाले में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ऑल के साथ बी आ रहा है, ऑल के साथ बी आ रहा है, इसलिए हमारा सेकंड प्रीमाइस में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए ये एक सही आर्गुमेंट है, ये सही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अगर इस तरह अगर इधर हम देखें, आपको एग्जाम में ये वाला नहीं दिया जाएगा, ये ब्लू वाला, आपको ये रेड वाला एग्जाम में दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सी फैलेसी है। पहचानना कैसे है कि यहाँ पर देखना है कि ये मिडिल टर्म है हमारा बी। ठीक है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल पहचानने के लिए ये देखना है कि मिडिल टर्म तो हो गया हमारा बी। अब देखना है कि किसी दोनों में से किसी एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा सम के साथ जो बी है ये हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और जो ऊपर वाला है यहाँ पर भी जो बी है वो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि दोनों ही प्रीमाइस में जो हमारा मिडिल टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। होना क्या चाहिए था, किसी एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था, यानी या तो ऑल के साथ होता, या नो के साथ, या नॉट के साथ। इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सी फैलेसी होगी, यहाँ पर हमारी फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। क्यों? क्योंकि हमारा इस एग्जाम्पल में किसी भी एक भी प्रीमाइस में जो मिडिल टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर होगी हमारी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये होता है हमारा फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। ओके, अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। आज हम इसी तरीके से चलेंगे। इस वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया है कि पहले हम एक फैलेसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि हाँ ये ठीक तरीका है। मैं चाहती हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, समझना भी ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। नेम द फैलेसी कमिटेड इन द स्टेटमेंट बिलो। आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सी फैलेसी होगी। सबसे पहला प्रीमाइस है ऑल टेक्स्ट बुक एंड
ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। प्रीमाइस 2 है सम रेफरेंस बुक्स आर बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, और उसका कंक्लूजन दिया हुआ है देयरफॉर सम रेफरेंस बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा मिडिल टर्म है वो क्या है। तो जो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में सेम होगा वो होगा हमारा मिडिल टर्म। यहाँ पर देखो इंटेंडेड फॉर सेल्फ, एक मिनट 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो ये है हमारा इंटेंडेड फॉर सेल्फ केयरफुल स्टडी, और यहाँ पर भी लिख रहा है बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी। ये दोनों सेम सेम है तो हमें पता है कि ये दोनों हो गए हमारे मिडिल टर्म। अब ये देखते हैं हम कि क्या ये इन दोनों में से किसी एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हमें क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो हमें मालूम है, देखो यहाँ पे भी बुक इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडीज से पहले कोई ऑल या नो या नोट नहीं आया है। सेकंड प्रीमाइस में भी इस पूरे मिडिल टर्म से पहले ऑल या नो या नोट नहीं आया है। इसीलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर हमारा क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन है अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस, दूसरा है एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, तीसरा ऑप्शन है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, एंड डी ऑप्शन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। हमने देखते ही पता लगा लिया, पहले हमने मिडिल टर्म देखा, फिर देखा डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एक प्रीमाइस में या नहीं है। तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। और ये कब आया है, ये नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगला हम देखते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। इलिसिट मेजर जो फैलेसी है इसको भी आपको नाम से याद रखना है, जैसे पीछे वाली हमने समझी थी। नाम से अगर आप याद रखोगे तो आपको गलती नहीं होगी। फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, अब ये मेजर टर्म से रिलेटेड फैलेसी है। क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ मेजर टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रीमाइस। यानी अगर जो मेजर टर्म है हमारा वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है बट प्रीमाइस में नहीं है तो फैलेसी होगी। कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फैलेसी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है ऑल SRP, ये लिखा हुआ है ऑल SRP हमारा प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2 है हमारा सम SRQ। ठीक है, इसमें क्या है कि मेजर टर्म जो है हमारा कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, अब मेजर टर्म क्या है हमारा, मेजर टर्म है यहाँ पर Q, हमें पता है Q है और ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि नोट के साथ आ रहा है, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यहाँ पर ये जो हमारा मेजर टर्म है, ये जो प्रीमाइस है, प्रीमाइस में जो हमारा मेजर टर्म है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि सम के साथ आ रहा है, ऑल भी नहीं है, नो भी नहीं है, नॉट भी नहीं है। यानी कंक्लूजन में तो मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसीलिए जो हमारी ये फैलेसी होगी वो होगी इलिसिट मेजर, यानी कि मेजर टर्म का कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड होना बट प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड ना होना फैलेसी क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। तो मेजर टर्म को आप सबसे पहले कंक्लूजन देखोगे, उसमें मेजर टर्म देखोगे, अगर मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी कंक्लूजन में, और फिर प्रीमाइस देखोगे, प्रीमाइस में नहीं है तो वहीं आप पहचान लेना कि ये है हमारी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। अब हम इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ में, ताकि हमें पता चल जाए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। प्रीमाइस 1 है हमारा सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। ठीक है, ये है हमारा प्रीमाइस 1। सेकंड प्रीमाइस है ऑल डॉग्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। ठीक है, और इसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, देयरफॉर नो डॉग्स आर बर्ड्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन है उसमें जो हमारा क्या है, मिडिल टर्म है या फिर मेजर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये देखो जो हमारा मेजर टर्म है बर्ड्स, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं बर्ड्स, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जो मेजर टर्म है वो कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइस में नहीं है तो वो क्या होगी, फैलेसी होगी। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो नो वाला केस होता है, जो नो वाला केस होता है वहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है बट प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखो बर्ड्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड्स लेकिन सम के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर तो
डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमारा मेजर टर्म है ये जो है बर्ड्स, ये यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि नो के साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बर्ड्स लिखा हुआ है ये सम के साथ आ रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट आप जो है अच्छे से अगर पढ़ते हो इसे तो समझ आ जाएगा आपको। एक बार में नहीं आता है तो दूसरी बार में समझ आ जाता है। मुझे भी अपने टाइम पर प्रॉब्लम हुई थी इस टॉपिक को समझने में, बट मैंने जब प्रॉपरली नोट्स बनाए एंड देन पढ़ा तो फिर सब क्लियर हो गया था। आपको भी हो जाएगा। फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर का क्या होता है, ये कौन सी फैलेसी होती है, हमने पहले मेजर का पढ़ा था, अब वही माइनर के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ कि अगर माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है बट प्रीमाइस में नहीं है तो फैलेसी होगी। यहाँ पर देखो माइनर टर्म जो है हमारा वो कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनर टर्म है हमारा पी और वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पर जो है ये देखो ये है हमारा पी, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि पी से पहले ना तो नो आ रहा है, ना ऑल आ रहा है और ना नॉट आ रहा है, पी के साथ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या होगा यहाँ पर इलिसिट माइनर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, इलिसिट माइनर की। ओके, क्योंकि देखो माइनर टर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। माइनर टर्म हमारा कौन सा होता है, जो पहले आता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि उससे पहले नो लिख रहा है। बट प्रीमाइस में भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बट प्रीमाइस में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बी ए पी, इसलिए ये रॉन्ग है, यहाँ पर फैलेसी है। इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्गुमेंट। ये दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया, एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीमाइस 1 है सम स्पेनिल्स आर नॉट गुड हंटर्स। सेकेंड प्रीमाइस है ऑल स्पेनिल्स आर जेंटल डॉग्स। तो जो माइनर टर्म है हमारा, माइनर टर्म क्या है हमारा, माइनर टर्म है हमारा यहाँ पर जेंटल डॉग्स। तो ये यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम अपने प्रीमाइस में देखते हैं क्या जेंटल डॉग डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रीमाइस में हमारा ये है जेंटल डॉग, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इससे पहले ना तो ऑल आया है, ना नो आया है, ना नॉट आया है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर कौन सी फैलेसी होगी, हमारी फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं फैलेसीज से, टाइप्स ऑफ फैलेसीज से, अलग अलग टाइप के फैलेसीज से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक एक टाइप के फैलेसीज के बाद मैंने उसी से जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे गए हैं एज इट इज वो मैंने रखे हैं। ठीक है, अब पांचवा है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, जिसका दूसरा नाम है फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइस। इसको आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दोनों प्रीमाइस निगेटिव हैं, अब हम क्वालिटी पर आ गए हैं। पहले हमने देखा स्ट्रक्चर के बेस पर फैलेसी, फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर आपको कैसे देखना है, पहले आप मिडिल टर्म वाली देख लोगे कि मिडिल टर्म से रिलेटेड है कोई फैलेसी, नहीं है तो फिर आप माइनर टर्म वाली चेक करना कि माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वाली केस है, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप मेजर टर्म वाली देखना, तब तो होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड फैलेसी अगर हम ऑप्शन में है तो। और एक स्ट्रक्चर वाली 4 टर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ 4 टर्म्स यानी कि फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स हमने सबसे पहले देखी, वो स्ट्रक्चर की वजह से थी। अब हम देखते हैं क्वालिटी की वजह से जो फैलेसीज होती हैं, यानी क्वालिटी क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट या निगेटिव स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं क्वालिटी। उसके बेस पर कौन सी फैलेसी हो सकती हैं, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, जिसका दूसरा नाम है फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइस। अगर दोनों प्रीमाइसेस निगेटिव हैं तो कोई भी कंक्लूजन कभी भी नहीं आ सकता, ये होती है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। यानी अगर आपके दोनों ही कंक्लूजन निगेटिव हैं तो कोई भी कंक्लूजन उससे ड्रॉ नहीं कर सकते आप। एग्जाम्पल है इसका, प्रीमाइस 1 है हमारा नो एस आर पी और प्रीमाइस 2 है हमारा नो पी आर नॉट क्यू। यहाँ पर भी नो आया है, यहाँ पर भी नॉट आया है, यानी ये दोनों निगेटिव हैं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। और इसका कंक्लूजन क्या है, सम एस आर नॉट क्यू। अगर दोनों प्रीमाइस निगेटिव हैं तो हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों कंक्लूजन हैं, दोनों प्रीमाइस निगेटिव हैं तो देयर शुड बी नो कंक्लूजन। अगर ऐसा है तो फैलेसी होगी और वो होगी फैलेसी ऑफ निगेटिव प्रीमाइस, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। ठीक है, ये हो गई हमारी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। इसका क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारा प्रीमाइस 1 है नो ट्रेजिक एक्टर्स आर हैप्पी मैन। ठीक है, ये निगेटिव प्रीमाइस है। प्रीमाइस 2 है सम कॉमेडियंस आर नॉट हैप्पी मैन।
ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव हो गई, ये भी निगेटिव है। देयरफॉर सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। हमें पता है कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ हो ही नहीं सकता। इसीलिए इन चारों ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जब दोनों हमारे प्रीमाइसेस निगेटिव हैं तो उससे हम कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव कंक्लूजन। इसको भी आप क्वालिटी से देख सकते हो कि यदि दोनों में से एक भी प्रीमाइस निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही होगा। यानी कि जैसे हम मैथ्स में देखते हैं ना, मैथ्स में हम देखते हैं कि प्लस और माइनस इज इक्वल टू माइनस, वो वाला सीन है यहाँ पर कि यदि दोनों में से एक भी प्रीमाइस अगर निगेटिव है तो कंक्लूजन भी 100% निगेटिव ही आना चाहिए, उससे हम पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। उसे कहते हैं फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइसेस। प्रीमाइस 1 है ऑल गर्ल्स आर फीमेल्स, पॉजिटिव है। प्रीमाइस 2 है नो फीमेल इज हेल्दी, निगेटिव है। यानी क्या बन गया, प्लस और माइनस हमारे माइनस होते हैं, तो हमारे यहाँ ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। अब कंक्लूजन क्या है, सम गर्ल्स आर हैप्पी। कंक्लूजन हमने दे दिया पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल गलत होगा, हमने गलत कंक्लूजन दिया है यहाँ पर। हमें क्या देना चाहिए था, निगेटिव देना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव अगर प्रीमाइस हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमारा कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर निगेटिव देते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। तो जहाँ पर भी एक प्रीमाइस पॉजिटिव है, दूसरा प्रीमाइस निगेटिव है, तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव ही होगा। ये आपको माइंड में रखना है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव प्रीमाइस है तो जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसका क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्गुमेंट बिलो। प्रीमाइस 1 था सम गुड एक्टर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग मैन। प्रीमाइस 2 था ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर स्ट्रॉन्ग मैन। एक हमारा है निगेटिव, एक है हमारा पॉजिटिव। ये हमारा है निगेटिव क्योंकि नॉट है, ये है हमारा पॉजिटिव क्योंकि कोई नॉट नहीं है। कंक्लूजन क्या दिया है, देयरफॉर ऑल प्रोफेशनल रेसलर्स आर गुड एक्टर्स। ये हमारा दे दिया पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्या होना चाहिए था, निगेटिव। तो हाँ, इसमें क्या फैलेसी होगी, इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल नहीं लगाना, आपको सभी को है। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उन सबको अप्लाई करके देखना है। फैलेसी 8 प्रकार या 9 प्रकार की होती हैं, आपको वहाँ 8 या 9 प्रकार नहीं लगाने हैं। जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे ना, इनको ही यहाँ पर इस आर्गुमेंट में अप्लाई करके देखना है कि क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का केस है, या फिर इलिसिट मेजर का केस है, या इलिसिट माइनर का केस है, या फिर ड्रॉइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइस का केस है। अगर आपने सारे रूल अच्छे से पढ़े हैं तो आपको देखकर इन चारों को अगर आप उसमें अप्लाई करते हो आर्ग्यूमेंट में, आप फौरन पता लगा लोगे कि यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये वाली फैलेसी है। जैसे यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, फैलेसी ऑफ ड्रॉइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइस। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, फैलेसी ऑफ ड्रॉइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइस। ये होगा हमारा इसका सही आंसर। ये भी दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना है, और इन सारी जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ इसके भी प्रॉपरली नोट्स बनानी है। मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, नोट्स बनाओगे तो आपको याद रहेगा सब। 7 है हमारी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। इसमें क्या होता है, ये भी क्वालिटी पर बेस है। यदि दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हैं, ठीक है, नहीं यहाँ ये किस पर बेस है, ये क्वांटिटी पर बेस्ड है। वो हमारी किस पे थी, क्वालिटी पर बेस्ड थी, और ये किस पे, क्वांटिटी पर बेस्ड है, क्योंकि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर हमारी होती है क्वांटिटी। यदि दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन पर्टिकुलर नहीं हो सकता। इसमें क्या है, ये क्या है, प्रीमाइस 1 ऑल मैन आर मोर्टल यूनिवर्सल है, ऑल मोर्टल आर ग्रेट ये भी यूनिवर्सल है, क्योंकि ऑल की बात हो रही है। हमें पता है ऑल या फिर नो ये दोनों होते हैं यूनिवर्सल, और जो सम वाला केस होता है वो होता है पर्टिकुलर। तो यदि दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन पर्टिकुलर नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाल दिया सम मैन आर ग्रेट, जो कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन है। तो अगर यहाँ पर ऑल की जगह अगर नो भी होता, पहले वाले प्रीमाइस में नो होता, सेकेंड वाले प्रीमाइस में भी नो होता, तब भी हम सम नहीं ला सकते थे। ठीक है, तब भी हम सम नहीं ला सकते थे, क्योंकि नो जो हैं वो भी हमारे यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑल लिखने के बाद सम दे दिया हमें, यूनिवर्सल प्रीमाइसेस देने के बाद हमें पर्टिकुलर कंक्लूजन दे दिया, तो ये क्या होगी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। यानी कि दोनों प्रीमाइस अगर यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन कभी भी पर्टिकुलर नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फैलेसी होगी, जिसको हम कहेंगे एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। अब इसका भी हम क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। प्रीमाइस 1 है ऑल हाउस होल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। प्रीमाइस 2 है नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। कंक्लूजन क्या है, सम यूनिकॉर्न्स आर नॉट हाउस होल्ड पेट्स। हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या दिया है, यूनिवर्सल। ये क्या है, यूनिवर्सल। प्रीमाइस 1 में हमारे ये क्या है, ऑल यूनिवर्सल। प्रीमाइस 2 में नो क्या है, यूनिवर्सल। और हमारे कंक्लूजन में क्या दे दिया, सम। और हमें यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, तो हम देखते ही पहचान लेंगे। कुछ चीज़ों में तो हम मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ है जैसे एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, बस इतना देख लो शुरू में कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों यूनिवर्सल हैं, ऑल और नो का केस है और बाद में सम दे दिया है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल फौरन से तुम लगा दो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। ओके, इन सबको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स और इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर, अगर आपको पहले ही ये दिख रहा है ऑल और नो का केस और बाद में सम दे दिया, हमें देखते ही पता चल गया कि ये एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। क्योंकि दोनों यूनिवर्सल प्रीमाइस देने के बाद हमें कंक्लूजन दिया जा रहा है पर्टिकुलर। ये जनवरी 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे अब हम देखते हैं, 2 चीज़ें और आपको याद रखनी है। इफ़ बोथ द प्रीमाइसेस आर पॉजिटिव, अगर दोनों प्रीमाइसेस पॉजिटिव हैं, देन द कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि अफर्मेटिव। अगर दोनों प्रीमाइसेस पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि प्लस एंड प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस। इतना आपको याद रखना है। जैसे कि हमने देखा था ना, प्लस और माइनस, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। उसी तरीके से अगर दोनों जो हमारे प्रीमाइसेस हैं वो पॉजिटिव हैं, जो हमारा कंक्लूजन है फिर वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये है हमारा 8 और 9 हमारा जो फैलेसी है, लास्ट जो फैलेसी है वो है इफ बोथ द प्रीमाइसेस आर पर्टिकुलर देन नो कंक्लूजन। अगर दोनों प्रीमाइसेस पर्टिकुलर दिए हुए हैं, यानी कि सम, पहले वाले प्रीमाइस में दिया गया है सम और दूसरे वाले प्रीमाइसेस में भी क्या दिया गया है, 1 मिनट, प्रीमाइस 1 में हमारा क्या है, सम, प्रीमाइस 2 में हमारा क्या है, सम। तो इससे हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। इतना आपको याद रखना है कि दोनों प्रीमाइस में अगर सम वाला केस है, यानी कि पर्टिकुलर बात हो रही है, तो उससे हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। ये थी सारी फॉर्मल फैलेसीज। अगर आपको अभी भी इन फैलेसीज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी ज़्यादा काम करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।